सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की इस मॉर्निंग सेशन में मैं टीकाराम मैत्री, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस जूम के सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले जब हम पढ़ने जाते थे तो अनार आम लगातार 1 साल तक सीखते थे, तब जाकर के हमको लिखना आता था और पढ़ना आता था। इसी प्रकार से जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर उम्र में सीखना ही रहना पड़ता है अपग्रेड अपने आप को रखने के लिए। तो दोस्तों, आप और हम सब लकी हैं कि हम लोग सब सीखने के लिए आते हैं सुबह की इस मॉर्निंग सेशन में, जब सब लोग दूसरे काम में लगे रहते हैं। और हम लोग एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर लिए हैं रॉयल टीम के माध्यम से। और रॉयल टीम हम सबको यही सिखाता है कि जिंदगी में सक्सेस होते रहें, आगे अचीवमेंट लेते रहें। तो दोस्तों, आज का जो जूम मीटिंग सेशन है उसको लेने के लिए एक अनुभवी लीडर हैं और उनका मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। वो बहुत ही सहज सरल और बहुत ही उनका बात करने का और समझाने का ढंग बहुत अच्छा रहता है। तो मैं उनको जब मैं आमंत्रित करूंगा तो आपसे चाहूंगा कि आप गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करें। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी मैं देख पा रहा हूँ अभी थोड़ा कम लोग आ पाए हैं। आप अपने यार दोस्त और सभी फ्रेंड्स को और भी आमंत्रित करें इस जूम सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन और भी जबरदस्त होने वाला है। कल गबे सर ने बहुत अच्छा जूम सेशन लिया था, हमको बताया था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। और यही चीज को हम सीखते सीखते, नहीं तो अभी के डेट में दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहे हैं मार्केट में, अभी भी स्कैम हो रहा है। और हम लोगों का मकसद यही है कि लोगों को कैसे स्कैम से बचाएं। रॉयल टीम का उद्देश्य है लोगों को स्कैम से बचाना, एक आदर्शवादी और अच्छे समाज में एक लीडर तैयार करना। ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, सोच का हिस्सा है। तो इसी मिशन विजन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों का कम्युनिटी का पूरा साथ है। आप लोग बहुत जबरदस्त लिसनर हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, अभी और भी लोग आने वाले होंगे जूम में, तो कॉल कर लीजिए और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो उनका नाम है ऑलराउंडर मिस्टर करुणा सागर जी। तो करुणा सागर सर, क्या आप उपलब्ध हैं? सब लोग वेट कर रहे हैं सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, जस्ट 1 मिनट सर, आप 2 मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं तुरंत। ओके 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 सर। अभी सर पीडीएफ वगैरह तैयार कर रहे होंगे, रेडी से। तो दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक कहानी मुझे याद आ रहा है कि एक गांव में पंडित वाला कहानी तो आप सुने ही होंगे। एक गांव में पंडित रहा करते थे जो बहुत शिव भक्त हुआ करते थे और दिन रात शिव जी की पूजा करते रहते थे। तो एक बार बारिश में बाढ़ आया गांव में, तो उनका शिव मंदिर डूबने लगा। तो शिव मंदिर जब पूरा डूबने लगा तो वहां पर नाव वाले आए रेस्क्यू के लिए, है ना। नाव वाले आए, प्लेन वाले आए। तो उन्होंने कहा, वो अपने कॉन्फिडेंस में थे कि मेरे को शिव जी ही बचाएंगे, जब शिव जी साक्षात आएंगे तब मैं जाऊंगा करके। तो उसके बाद में उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया और उनका मतलब देहांत हो गया। तो जब वो ऊपर पहुंचे स्वर्ग में, तो शिव जी मिले। तो उन्होंने उनसे शिकायत की कि मैं आपका जिंदगी भर पूजा पाठ करता रहा और आप मुझे लास्ट समय में बचाने नहीं आए। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि देखो बच्चा, मैं तुम्हें कई बार 2-3 रूप में भेजा था तुमको बचाने के लिए। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमको किसी न किसी माध्यम से ऊपर वाले की मदद मिल ही जाती है, एक दूसरे का साथ किसी के माध्यम से। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर किसी भी क्षेत्र में अपने सकारात्मक सोच को रखेंगे तो आपका डिसीजन भी वेल होगा। तो डिसीजन जब सही होगा
आप उसमें अचीवमेंट भी करेंगे, सक्सेस करेंगे। तो दोस्तों, हम सब लोग यहाँ सीखने के लिए हैं और हमेशा आगे बढ़ने की और पॉजिटिव माइंडसेट रखकर, क्योंकि स्थिति परिस्थिति बहुत सारे आते हैं, रुकावटें आती हैं मार्ग में सक्सेस के लिए। जहाँ पर जितनी बाधाएं आ जाएं तो आप समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं पॉजिटिव उसमें खोज ही लेते हैं। तो तैयार हो गए हैं सर? ओके, गुड मॉर्निंग सर। ओके, मैं सर को फिर से आमंत्रित करता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा सर, आप थंब और हार्ट का सिंबल देंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर करुणा सागर सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इन टाइम। और मैं करुणा सागर आपका आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं और जैसे कि आप सभी लोगों ने टॉपिक पे देखा ही होगा कि बेसिक टू एडवांस, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का बहुत समय से इस फील्ड में है बट बहुत सारी चीजों को नहीं जानते और ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं, बट हम लोग आज सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कैमरे पे नहीं है तो सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, नोट पेन लेके बैठिए। जो चीजें मैं बताने वाला हूँ एक एक चीजों को आप लोग नोट डाउन करिएगा, ताकि कल को आपको और भी जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा बेनिफिट, उतना ज्यादा पैसा। ये हमारे जो होस्ट है मेरे सिस्टर, जो हमारे ट्रेनर है, उनका एक कोटेशन है कि जितना नॉलेज उतना पैसा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी अपना नॉलेज बढ़ाइए। जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट बढ़ेगा। सर, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है टीकाराम सर? यस सर, हो रहा है सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो हमारे रॉयल टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रॉयल टीम एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ केवल मेरी व्यक्तिगत समझ और सोच पर आधारित है। निवेश से पहले अच्छी तरह से जान लें, परख लें और उसके बाद ही आप उस पर निवेश करें। आगे बढ़ते हैं। मनी मेकिंग फॉर्मूला आप सभी को पता है, नॉलेज इज इक्वल टू मनी। इसीलिए जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। तो इसीलिए नॉलेज पे हमेशा फोकस करें, नॉलेज लेने पे फोकस करें। रोज सुबह 8 से 9 का जो हमारा ट्रेनिंग होता है, इसको किसी भी हाल में आप लोग मिस ना करें। और जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है वहां से नॉलेज गेन करिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। द पावर यू लर्न, द बेटर यू विल बी एबल टू मेक डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योरसेल्फ। मतलब जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा आप राइट डिसीजन ले पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे पहले हम लोग को बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ये आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, मतलब कौन से दौर से चल रहा है, मतलब कौन सा दुनिया है इंटरनेट का, वो भी हम लोग को आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले फाइनेंस ऑफ हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, आप सभी को पता होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड। आप कोई प्रोडक्ट सामने वाले को देते हो तो बदले में वो आपको सामान देता है। जैसे आपके पास मान लो आम है और आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, धान चाहिए, तो आप सामने वाले के पास अगर वो चीज है और आपको उसको, आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो चीज है, उसकी नीड है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि आपके पास कोई चीज है और सामने वाले को उस चीज की नीड ही नहीं है, लेकिन उसके पास जो चीज है उसकी नीड है आपको। तो यहाँ पे ये दिक्कतें आने लगी कि भाई सेम, पहला तो सेम वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं मिलता था, सामान नहीं मिलता था। दूसरी चीज, आपके पास जो चीज है और सामने वाले को सेम चीज की जरूरत है भी या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पे। तो उसके बाद आया कमोडिटी मनी। देखो, जब समय क्या होता है ना, जब नीड किसी चीज की, बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है करके, तो वैसे ही आवश्यकता, मतलब लोगों को जरूरत पड़ी, नीड हुई, उनको दिक्कत आई कि भाई प्रोडक्ट एक्सचेंज से ही
नहीं चलेगा, क्योंकि जरूरत की चीजें, जरूरत का सामान हर किसी के पास, मतलब हर एक दूसरे के पास नहीं है। जैसे मेरे को कुछ चीज चाहिए तो सामने वाले को जरूरी नहीं कि वही चीज हो, अगर है भी तो मेरे पास जो चीज है उसकी उसको नीड ना हो। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे फाइनेंस सिस्टम में अपडेट हुआ, कमोडिटी मनी आई। कमोडिटी मनी में क्या था? सिल्वर था, गोल्ड था, सेल था, साल्ट था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें चीजें थी जो मतलब एक अच्छी वैल्यू थी इनकी, और हर जगह ये वैल्यूबल थी, हर जगह एक्सेप्टेबल थी। लेकिन क्या था कि इससे छोटी चीजों को बाय करना, मतलब ये तो छोटे छोटे ज्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते ना, तो ये छोटी चीजों को बाय करना थोड़ा इम्पॉसिबल हुआ। मतलब छोटी चीजों के बाय करने के लिए भी बड़े रूप में देना पड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आया। और कहीं बाहर ले जाना लाना, चोरी का डर, ये सारी चीजों का डर है। तो उसके बाद मतलब हर, आप लोग इसको समझिएगा, हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस में आप लोगों को बता रहा हूँ, हर समय में क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तब वो फिर क्या होता है, तब वो अपडेट होता है, कुछ नया सिस्टम आता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर गोल्ड जो चल रहा था, ठीक है, ये तो एक अच्छी, सिल्वर है, गोल्ड है, ये अच्छा वो मान सकते हैं। लेकिन क्या होता था कि छोटे चीजों को खरीदने के लिए, कहीं लाने ले जाने के लिए दिक्कत होता था। तो उसके बाद आया पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी क्या किया, गवर्नमेंट ने नोट एंड कॉइन लॉन्च कर दिए। अब इससे क्या होता था कि आप कहीं भी इससे छोटे वैल्यू की चीजों को कॉइन से खरीद सकते थे, नोट से खरीद सकते थे, लाने ले जाने में आसानी था। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दिक्कत था, चोरी का, बाहर दूसरी जगह भेजने का। जैसे मान के चलो मेरे को दूसरे जिले, दूसरे राज्य, दूसरे देश में पैसा भेजना है, तो फिर लेके जाना, मतलब रास्ते में चोरी का, लाने ले जाने में दिक्कत। तो ये सारी चीजों का दिक्कत की वजह से फिर बैंकिंग सिस्टम आया। बैंक सिस्टम में जैसे मैं यहाँ से बैठे बैठे उस बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, तो सामने वाला दूसरे जिले राज्य से क्या करता है, उसी बैंक से पैसे निकाल सकता है। तो इस तरीके से पेपर मनी के बाद बैंकिंग सिस्टम आया, जिसमें कैश डिपॉजिट, लोन, ये सारी चीजों का फिर चलन चालू हुआ। अब इस पे भी क्या हुआ कि भाई आज बैंक में भी आप लोग देखते हो कैश डिपॉजिट, मतलब आपको थोड़ा सा भी कुछ जरूरत पड़ा तो आपको बैंक जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, ये सारी दिक्कतें आई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा और अपडेट हुआ। एटीएम आया, डेबिट कार्ड आया, यूपीआई आया, नेट बैंकिंग आया, क्यूआर आया। ऐसे धीरे धीरे नेट बैंकिंग, मतलब डिजिटल बैंकिंग अपडेट होता गया। आज से 8-10 साल पहले अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो ना के बराबर थी, लेकिन आज आप कैश ना के बराबर यूज होता है। ज्यादा डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्यूआर, एटीएम, ये सारी चीजें ज्यादातर यूज होने लगी। लेकिन अभी भी इस पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। जैसे मान के चलो कई बार हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, हम लोग ज्यादा पैसा भेज नहीं सकते हैं, या थोड़ा बहुत अकाउंट में दिक्कत आता है तो बैंक में लंबी लाइनें लगानी पड़ती। तो अभी भी कुछ ना कुछ इस सिस्टम पे दिक्कत चल रही है। या आप लोगों ने देखा होगा कई बार बैंक में आपके खाते हैक हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मिस, जैसे कई बार स्कैमर के कॉल आते हैं, कुछ आपने डिटेल बता दिया तो फिर वो आपके अकाउंट हैक कर देते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें इस डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पे चल रही है। तो अब उसके बाद जो आने वाला है और आ भी चुका है, ठीक है, और पूर्ण रूप से नहीं आया है, बट आने वाले टाइम पे ये पूर्ण रूप से, जैसे डिजिटल बैंकिंग एक समय पे चालू तो हुआ था, थोड़ा थोड़ा उसका यूज आया, लेकिन आज डिजिटल बैंकिंग एकदम पीक पे है। तो वैसे ही ये जो वेब 3.0 है, ठीक है, ये आने वाले समय का, या ये चालू हो चुका है लेकिन आने वाले समय का पूरा बैंकिंग सिस्टम इस पे डिपेंड होने वाला। तो वेब 3.0 क्या है, ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो वैलेट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल ओनरशिप देता है, ठीक है। अब समझेंगे वेब 3 क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे। बट ये जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो वैलेट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम लोग सुनते हैं या इन्वेस्ट कर रखे हैं या करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो ये वेब 3.0 की दुनिया है, ठीक है, जो आने वाले फाइनेंस सिस्टम का हिस्सा होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेब 3.0 क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए व्हाट इज वेब, ठीक है। जैसे वेब 1, वेब 2, वेब 3 हम लोग बोलते हैं ना, तो वेब क्या है, द वेब इज डिजिटल वर्ल्ड, मतलब ये एक डिजिटल वर्ल्ड है। वी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जहां हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं। मतलब वेब मतलब समझिए आप एक डिजिटल दुनिया है। वेब मतलब डिजिटल दुनिया है जहां हम कुछ सर्च करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, ऑनलाइन हम लोग
आप मीशो हुआ, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक वेब है, एक डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन इसी डिजिटल वर्ल्ड का अलग अलग जनरेशन है। सबसे पहले वेब 1.0 आया, ठीक है। वेब 1.0 जो आया, सबसे पहला जो वेब का वर्जन है, जो सबसे पहला जो समय है, वहां पे क्या था कि रीड ओनली। पहले स्टार्टिंग वेबसाइट आती थी, विकिपीडिया आती थी, वहां पे क्या होता था कि सिर्फ हम लोग उस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते थे, सिर्फ देख सकते थे, ठीक है। तो वहां पे फिर सिस्टम फिर अपडेट हुआ। जब सिस्टम अपडेट हुआ तो ऐसा आया कि भाई आप पढ़ भी सकते हो, राइट भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो। तो ये फिर वेब की दुनिया का सेकेंड वर्जन चालू हुआ। वहां पे क्या हुआ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आज जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, ये सब क्या होते हैं, ये वेब 2.0 के हिस्से हैं, ठीक है। वेब 2.0 का हिस्सा है, ये एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज है, रीड एंड राइट है। मतलब फेसबुक पे भी देखो आपका अकाउंट है तो लगेगा है ऐसा कि वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन क्या आपका अकाउंट आपके कंट्रोल में है? जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे आज अच्छे कई अभी मैं देख रहा था, एक क्रिप्टो वाला करके है, तो उसका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो किसी ने क्या किया, कॉपीराइट डाल दिया, तो उसका इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने वीडियो डाला, हमारा चैनल है, हमारा अकाउंट है, तो हमको लगता है कि वो हमारा है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो वहां पे कंट्रोल हमारा नहीं होता, उस कंपनी का है, उस प्लेटफॉर्म का है। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, उनका कंट्रोल है। कल कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंट को, हमारे चैनल को बैन कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कतें जब आई कि भाई कंट्रोल लगता तो हमको ऐसा है कि हमारा है, बट एक्चुअल में हमारा कंट्रोल ना रह के उस कंपनी, उस सिस्टम, उस प्लेटफॉर्म का रहता है। तो इसीलिए फिर उसका अपडेटेड वर्जन आया वेब 3.0। यहाँ पे क्या है, रीड भी है, मतलब आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, और ऑनरशिप भी 100% आपका है। मतलब आपका अकाउंट है तो 100% ऑनरशिप भी आप ही का है, कंट्रोल भी आप ही का है। आपके अगर कोई दूसरा उसको ना तो ब्लॉक कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्रिप्टो वैलेट, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ये वेब 3.0 में, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम की, उस पे जो बैंकिंग सिस्टम है वेब 2.0 का हिस्सा है, ठीक है। उससे पहले जो बार्टर सिस्टम वगैरह रहे हैं, उससे उस टाइम तो वेब आया ही नहीं था, इंटरनेट थी ही नहीं, बट जो इंटरनेट अभी जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो वेब 2.0 का हिस्सा है। अब उसके बाद जो अभी क्रिप्टो हम लोग सीख रहे हैं, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये किसका हिस्सा है, वेब 3.0 का, जहाँ पे 100% ओनरशिप हो, 100% रीड एंड राइट का एक्सेस हो, ठीक है। तो ये है वेब की दुनिया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मतलब एक एक चीजों को एकदम बेसिक हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, और तब जाके आप एडवांस को पकड़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं, वेब क्लियर हो गया। अब समझते हैं वाई क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे वेब 2.0 में बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से रन हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो डिजिटल बैंकिंग है वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी। आज भी हमारे बैंकिंग सिस्टम में हम लोग देखते हैं बैंक से चोरी हो जाता है, बैंक के लॉकर से हमने कई बार सुना है कि लॉकर से भी कई सारी चीजें चोरी हो गई। जैसे लोग अगर अपनी सोना चांदी रखे हुए थे उस लॉकर में, तो वहां से भी चोरी हो जाती है। आपके खाते से कई बार खाली हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपके अकाउंट फ्रीज होता है, लंबे चौड़े लाइन लगाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, इनकी वजह से वेब 3.0 आया, ठीक है। मतलब ऐसा है कि खाता तो आपका है, अकाउंट तो आपका है, लेकिन कंट्रोल आपका नहीं है, कंट्रोल किसी दूसरे का है, उस बैंक का है, उस सिस्टम का है, उस संस्था का है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको काफी सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए वेब 3.0 आया, जहां पे 100% ओनरशिप आपका हो, कंट्रोल आपका हो, किसी थर्ड पार्टी या किसी संस्था या बैंक का ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कि वही वेब 3. क्यों आया, क्रिप्टो करेंसी क्यों आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन क्यों आया। बट इसका एक्चुअल देखो, प्रॉब्लम आया तो आया, लेकिन इसका जो एक्चुअल क्राइसिस, एक्चुअल जो प्रॉब्लम आया, उससे हम बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये चालू हुआ। तो देखते हैं 2007-8 में आप लोगों ने सुना होगा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अमेरिका में।
अमेरिका की बात है ये, अमेरिका के बड़े बैंक जो हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में लोन देने लगे। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई बैंक या कोई भी दुकान या कोई भी शोरूम चालू होता है तो क्या करते हैं वो लोग, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऑफर देते हैं, बहुत ज्यादा ऑफर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब बैंक चालू हुआ तो उन्होंने क्या किया कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को लोन देने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में। ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया जिनके पास रिपेमेंट के सोर्स नहीं थे, जैसे जिनके पास अच्छी जॉब नहीं थी, अच्छी सैलरी नहीं थी, उनको भी लोन दे दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाद में लोन सही से रिपेमेंट नहीं हुआ, और जब लोन रिपेमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बैंक डूबेगी, बैंक फेल होगा। तो जब बैंक फेल हो रही थी, बैंक डूब रही थी, तो वहां की गवर्नमेंट ने किया कि बहुत ज्यादा मात्रा में नोट प्रिंटिंग करी। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में नोट प्रिंटिंग होती है तो नोटों का वैल्यूएशन, पैसे की वैल्यूएशन गिरेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसे की वैल्यूएशन गिरेगी ना। तो अब जब पैसे की वैल्यू गिरी तो लोगों ने जो सेव कर रखा था, जो पैसा जमा कर रखा था, अगर मान लो किसी ने 1 लाख रुपए जमा करा था और उसके पैसे महज 40 से 50 हजार की वैल्यू के रह जाते हैं, तो उसको कितनी तकलीफ होगी। आप सोच के देखो, आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया है, अगले साल आपको पता चल रहा है कि उस 1 लाख का वैल्यू सिर्फ 50 हजार का है, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनसेफ मतलब फंड क्या हो गए, अनसेफ हो गए, बैंक से जो ट्रस्ट था वो घट गया और बैंक फेल हो गए। तो इस वजह से ना लोगों के मन में ऐसा विचार है कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई बैंकिंग सिस्टम या ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पे पूरा कंट्रोल हमारा रहे, किसी बैंक, देश या सरकार का ना रहे। क्योंकि देखो यहाँ पे उस बेचारे जो अकाउंट होल्डर है जिसने पैसे रखे थे, उसकी कोई गलती थी ही नहीं, उसका कोई, उसने कोई गलत ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत हुआ। तो गलत हुआ कैसे, क्योंकि बैंक ने गलती की, सरकार ने गलती की, और उस लोन लेने वालों ने कि उन्होंने सही से रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसकी गलती का हर्जाना कौन भुगत रहा है, वो अकाउंट होल्डर जिसने पैसे सुरक्षित रखे थे, ये सोच के कि भाई कल को मेरे ये पैसे यूज होंगे, लेकिन कल वो पैसे उसके उससे भी कम हो जाते हैं, तो उसके मन में कितनी तकलीफ आई होगी, सोच के देखो। तो ये जो तकलीफ आया, ये जो प्रॉब्लम आया, क्योंकि देखो हर बार जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका नया सॉल्यूशन निकलता है, तो ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम आया, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये एक डिजिटल हिडन एसेट है विच इज एग्जिस्ट ओनली इंटरनेट, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करती है। ठीक है, जैसे मतलब देखो, अब बैंकिंग सिस्टम में जो था वहां पे क्या हो रहा था कि बैंकिंग सिस्टम में मतलब ये सारी दिक्कतें आई, तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो क्रिप्टो करेंसी हिडन एसेट है, छिपी हुई संपत्ति, इसको समझिएगा। ये हिडन एसेट है विच इज एग्जिस्ट ओनली इंटरनेट। ठीक है, मतलब जो केवल इंटरनेट पे चलता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करती है। आगे समझेंगे ब्लॉकचेन क्या है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है बीटीसी। बीटीसी मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एलजी। इसके बेनिफिट क्या है, फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन स्लो रहता है, फीस ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे लो फीस, ग्लोबल पेमेंट, ग्लोबल वे पे आप पेमेंट कर सकते हो, हाई सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की बेसिक मतलब, क्रिप्टो मतलब देखो करेंसी मतलब पैसा, क्रिप्टो मतलब, क्रिप्टो को डिजिटल बोल सकते हैं या डिजिटल करेंसी मतलब छिपी हुई संपत्ति। ठीक है, तो जो केवल इंटरनेट पे ही चलती है, वेब 3 की दुनिया है तो इंटरनेट पे ही चलेंगे, इंटरनेट नहीं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, और ब्लॉकचेन पे रन करती है। और ब्लॉकचेन क्या है आगे हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखो, डिजिटल करेंसी प्राइवेसी देता है, फास्ट पेमेंट देता है, सिक्योरिटी देता है, लेकिन उससे नीचे व्हाट इज फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी, मतलब आपको इसके बारे में सीखने समझने की क्यों जरूरत है, ये आप लोग देखो नीचे कुछ
मैम सुनो ना, वो ना होमवर्क नहीं करती है। मैम सुनिए ना, वो जो उसका सरकारी वाला जो बुक है ना, उसको मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैं उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं तो। ठीक है, तो वो मेरा कहना तो वो मानते ही नहीं है घर। और उसको आप पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ तुम? दादा बोल रहे थी, लेकिन दादा ना अब वो भी थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, तो इसको बोलता हूँ, जब मैं बता रहा हूँ घर में, तो तुम माना कर बोलते। तेरे को कुछ नहीं आता बोलती सीधा मेरे को। वो हाँ हाँ ना, उस शादी के लिए है बस। घर में मेरे को उल्टा गाली देती है। और ना,
मम्मी दादा रे पापा रे क्या लगा बीज ले आ सकते लगा के वो तक बाजार जाते टाइम नहीं लगी बाबू सब कुछ सब्जी घर में खाने वाला कैसे थे ओनर बैठा है एक फाउंडर बैठा है, तो वो होता है सेंट्रलाइज। जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, बनाने वाले होते हैं लेकिन बना के पब्लिक के कंट्रोल में ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं और वहां पे अपना अधिकार अनाउंस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म किए हैं नहीं किए वो भी चेक करने का तरीका है। अगर आप डेली ट्रेडिंग में आते होगे तो आपको पता होगा नल एड्रेस क्या होता है, कैसे ओनरशिप है नहीं है, ये चेक करें। उसके बाद सेकंड आता है केवाईसी। सेंट्रलाइज में क्या होता है, केवाईसी जरूरी होती है, डिसेंट्रलाइज में केवाईसी की जरूरत नहीं होती। आप लोग समझिए, मतलब क्रिप्टो का नेचर क्या है उसको समझिएगा तो आप 100% सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में फर्क कर पाएंगे। मतलब क्रिप्टो का नेचर यही है कि वो छिपी हुई संपत्ति है, समझिएगा ना। जो चीजें मैंने शुरू बताई थी उन चीजों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप लोग इजीली पकड़ पाओगे कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है। जैसे मैंने बताया था क्रिप्टो हिडन एसेट है, तो हिडन एसेट कैसे होगा, अगर आपने केवाईसी, आधार, पेन, मोबाइल, ईमेल कुछ भी पर्सनल डाटा दिया तो वो आपका डाटा कहाँ 100% हिडन हो रहा है, वो तो फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में,
चला गया ना, तो 100% हिडन हुआ नहीं, तो वो जेन्युइन क्रिप्टो फिर नहीं माना जाएगा। जो जेन्युइन क्रिप्टो है उसपे कोई केवाईसी नहीं होती है, तब जाके वो चीजें हिडन होंगी। ठीक है, उसके बाद पैकेज, अगर कहीं भी कुछ भी फिक्स पैकेज सिस्टम है, मतलब समझ जाओ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, आप 1 रुपया भी डालो, 1000 डालो, 10,000 डालो, चाहे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, वो आपके ऊपर रहता है, ना किसी देश बैंक से। मतलब आप समझो ना, अगर कुछ पैकेज है, मैं आपको कुछ पैकेज ऑफर करता हूँ, तो वो फिर आप मेरे कंट्रोल में आ रहे हो। लेकिन आप अपने से अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई 1000 कर रहे हो, कोई 10,000 कर रहे हो, कोई 10 लाख कर रहे हो, तो वो फिर उसका कंट्रोल हुआ ना। लेकिन एक पैकेज मैं ऑफर करता हूँ, तो फिर वो पैकेज मेरे कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो वैसे ही सेंट्रलाइज में पैकेज होता है, डिसेंट्रलाइज में कोई पैकेज नहीं होता है। उसके बाद मनी लॉगिंग, अगर आपका फंड कहीं लॉक हो रहा है, कहीं भी किसी सिस्टम में अगर लॉक हो रहा है, मतलब समझो सामने वाले के कंट्रोल में जा रहा है, और सामने वाले के कंट्रोल में जा रहा है, मतलब सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में कोई लॉकिंग नहीं, आप जब चाहो इन्वेस्ट करो, जब चाहो निकालो, आपके कंट्रोल में। उसके बाद एप्लीकेशन, अगर उसके खुद के एप्लीकेशन पे रन हो रहा है, तो समझ आओ उसका खुद का कंट्रोल है, सेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज मतलब जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जैसे बिटगेट, मेटामास्क, एप्पल, टोकन पॉकेट, ये सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, अगर इस पे चल रहा है तो डिसेंट्रलाइज है। इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल, बार बार चेंज हो रहा है, मतलब सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में केवल नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, हो सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनकम, अगर डायरेक्ट इनकम है तो समझ आओ सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होता है। उसके बाद लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब ऐसा समझो जैसे बैंक के कैश काउंटर में कितनी कैश पड़ी है, ये उसकी लिक्विडिटी होती है। तो सेंट्रलाइज में लिक्विडिटी या तो कम होती है या ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लेकिन डिसेंट्रलाइज में लिक्विडिटी 100% सेफ होती है और हमेशा बढ़ती हुई बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी और कम्युनिटी, बोलते हैं कि लिक्विडिटी और कम्युनिटी जहां बढ़ रही है, वो सही और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट का। लिस्टेड, अगर कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, मतलब सेंट्रलाइज है, जैसे बाइनेंस, कॉइनडीसीएक्स या कॉइन स्टोर, यहीं पे अगर लिस्टेड है मतलब सेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज मतलब जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, क्विकस्वैप, स्विगिस्वैप, इन सब जगहों पे अगर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, मतलब वो डिसेंट्रलाइज हुआ। उसके बाद विड्रॉल, अगर 1 से 72 घंटे का टाइम ले रहा है, मतलब समझ जाओ सेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, विद इन, जैसे ही आपने विड्रॉल डाला, विद इन मिनट वो आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है। रेट की अगर बात करें तो अचानक बढ़ेगा, अचानक घटेगा, मतलब तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से घट रहा है, मतलब समझ आओ सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। तो जो भी जेन्युइन प्रोजेक्ट है उसमें अगर आपने रेट को अगर ट्रैक किया होगा, देखा होगा, तो हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ेंगे और धीरे धीरे घटेंगे। ये नहीं कि आज आपने $10 देखा, कल $5, $2 हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर है जिससे आप सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पहचान सकते हो। क्रिप्टो में तो बहुत अच्छा रिटर्न है, ये सोच के हम लोग एंट्री कर जाते हैं, ये बिना जाने सोचे कि सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज। तो जब भी आप इन्वेस्ट करो, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो, ना कि सेंट्रलाइज पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज रिटर्न क्या है, कितना देता है। तो यहाँ तक था आज का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। बाकी आप लोगों को ट्रेनिंग कैसा लगा, आप लोग रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू करुणा सागर सर। और आप जैसे देख पा रहे हैं, सभी लोग